ॐ भूर्भुवस्सुः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ॐ नमस्ते मैम। नमस्ते। चलिए दोनों हाथों को अच्छे से रब करें, अपनी आईज को कवर करेंगे जी। और एक एनर्जी के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, आपका एक कल कोई क्वेश्चन था हेमंत जी ना, थोड़ा सा क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, पूछिए आप। एक बच्ची है 15 साल की, तो उनका लेफ्ट हैंड तरफ जो सेंस है वो सेंस नहीं आ पा रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, और जो हाथ है वो पतले हो गए हैं दूसरे हाथ से। तो उसको फिजियोथेरेपी और जो कर रहे हैं उसमें ठंडा गर्म सेक आदि भी दे रहे हैं। तो जो 4 माह का उनका थेरेपी फिजियोथेरेपी चला था उसमें कुछ सेंस ही नहीं आ रहा था। तो अभी हम लगभग 20 दिन किए हैं, तो वो हाथ को उठा के थोड़ा सीने तक भी ला पा रहे हैं। थोड़ा सा तो उसमें सुधार हुआ है। तो और कैसे क्या चीज हम कर पाए जो महसूस होने वाला नहीं हो पा रहा है, और छूने से भी वो थोड़ा थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है कोहनी तक। और इसको नहीं हो नीचे पा रहा तरफ एकदम नहीं से हो ना। रहा है। अच्छा, आप मालिश भी कर हाँ, और सकते हैं मूवमेंट इसमें भी ना, नहीं हो पा रहा है हाथ। डेली। हाँ, मालिश हाँ, कर सकते हैं जी मालिश मैम। से तो क्या होगा ना। वो फिजियोथेरेपी वाले मना कर दिए हैं कहाँ हाँ, पर। मालिश हाँ से बहुत असर आएगा। जैसे जो हमारे शरीर है उसमें आप बोल रहे हो कि एक तरह से सेंस नहीं है, हाथों में जान नहीं है उसके अंदर, वहां तक हमारा जो ब्लड है वो पहुंच ही नहीं पा रहा है ना। एक तरह से यही हुआ ना कि जहाँ पे हमारा ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो वो एरिया डेड हो गया है। तो ये बेटर कर सकते हैं आप मसाज के थ्रू। मतलब जो उनका ट्रीटमेंट हो रहा है उसको होने दें, लेकिन आप जैसे योग में हैं, आपका विश्वास है, और आप क्या करें, उनको मसाज दे हल्के हाथों से, ऑयल से मसाज करें उनके दोनों हाथों की ना, बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि नसें खुलेंगी मसाज से, मालिश से। बहुत तेजी से रगड़ना नहीं है, हल्के हाथ से मालिश करें ताकि नसें खुलें और वहां पे रक्त का जो फ्लो है, रक्त संचार बढ़े उस एरिया में धीरे धीरे। ठीक है, तो इससे काफी फायदा मिलेगा जी उनको। मैम। चलिए, ठीक है, अब अपनी आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। पेज धन्यवाद आपका। मैम। ओके सर। हम कल थे, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, दिखाएंगे बोले हाँ, थे। हाँ, मैंने बोला था कि जो ब्लड की कंपोजिशन है और उनके फंक्शंस है, मैं उनके बारे में थोड़ा नोट डाउन कराऊंगी, है ना। हाँ, हमारा जो टॉपिक चल रहा है, ये चल रहा है कि हमारे तंत्रिका तंत्र पर क्या इफेक्ट आता है योग का। ठीक है, उसमें हमने
अपना स्ट्रक्चर भी पढ़ा है, ठीक है, और साथ साथ इफेक्ट भी पढ़े हैं, ठीक है। और आज हम आए थे, हम ग्लैंड्स पर थे कि ग्लैंड्स पर क्या इफेक्ट आता है, कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है। और आज पेज नंबर 43 पर हम थाइमस ग्लैंड को स्टडी करेंगे। उससे पहले हमने ब्लड का स्ट्रक्चर भी पढ़ा, क्योंकि रक्त का मेन रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे शरीर में। हमारे पास हमारे सब्जेक्ट में ब्लड है, ब्लड का कंपोजिशन भी है। तो आप कहीं छोटा सा एक टेबल बना लीजिए, इससे क्या होगा, आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि ब्लड की कंपोजिशन क्या होती है और उनके फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। ब्लड में क्या होता है, मुख्य रूप से ब्लड के दो भाग होते हैं, एक सेल्स होती है उसमें, और मैम दूसरा मैम कौन से पेज में है? अभी तो आज जो स्टार्ट होगा पेज नंबर 43 स्टार्ट होगा, जी। ठीक है। ब्लड आपका ये आपका है ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड 38 जो पेज नंबर है, इसमें ब्लड के बारे में बताया गया है कि ब्लड क्या है, किन किन से मिलकर बना होता है ना। तो दो मेन वो बताए गए थे इसमें, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स भी तीन तरह की होती है, रेड ब्लड, लाल रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। फिर इनके फंक्शंस बताए गए थे, जैसे प्लाज्मा लगभग क्या 55% जो पार्ट होता है प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड में। ये एक हल्का येलो पेल कलर का होता है। इसमें क्या क्या होता है, प्लाज्मा में पानी होता है, यानी कि वाटर होता है, प्रोटीन होता है, हार्मोन और मिनरल्स आदि हमारे प्लाज्मा में होते हैं, ठीक है। और अभी आप नोट डाउन ना करें, अभी कराऊंगी, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ ऐसे ही। प्लाज्मा का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, हमारा जो शरीर हम भोजन लेते हैं, उससे पोषक तत्वों, हार्मोन, एंजाइम्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना, और हमारे शरीर का तापमान बनाए रखना, रक्त का जो ब्लड का पीएच होता है उसका बैलेंस करना, ठीक है। फिर था हमारा आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। इनमें क्या होता है, जो अच्छा हमारा जो ब्लड होता है उसका जो कलर होता है रेड, यानी कि जो लाल रंग होता है, वो किसके कारण होता है? प्लाज्मा। हाँ, मैम प्लाज्मा। नहीं, हमारे ब्लड में एक इम्पोर्टेंट वो होता है, एंड आयरन हीमोग्लोबिन। कंटेंट की वजह से, आयरन कंटेंट। हीमोग्लोबिन, हाँ, हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है ना, जो लाल रंग हमारा दिखता है हमारे ब्लड का, हमारे जो आरबीसी है उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा जो रक्त का रंग है वो लाल दिखाई देता है ना। जिस भी एनिमल प्राणी का जो ब्लड है वो रेड होता है, तो उनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उनकी रेड ब्लड सेल्स में, ठीक है। अब इसका कार्य क्या होता है, जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, ये हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को हमारे शरीर के अन्य पार्ट तक पहुंचाती है, और साथ ही शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि CO2 को वापस हमारे लंग्स में लेकर आती है, और लाल रक्त को लाल रंग देता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। थर्ड है हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं कल भी हमने पढ़ा था, हमारा इम्यून सिस्टम बनाती है, हमें रोगों से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करती है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है, ताकि जब हमारे ऊपर बैक्टीरिया, वायरस का या कोई भी इंफेक्शन हो, उससे हमारी जो रोगों से लड़ने की जो ताकत होती है वो किसमें होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स में होती है, ठीक है। लास्ट है हमारा प्लेटलेट्स। ये क्या करते हैं, हमारे ब्लड में थक्का बनाने का कार्य करते हैं। ब्लड को, जब ब्लड बहता है, उसको जो जमाने का, उसको रोकने का काम किसका होता है, वो प्लेटलेट्स का होता है, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं, प्लाज्मा लिखे, पहले हेडिंग डाल ले, रक्त का भाग कितना प्रतिशत होता है और उसका मुख्य कार्य।
मैम फिर से बोलिए। आप ऊपर लिखे रक्त का भाग, यानी कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फिर थोड़ा आगे लिखें कितनी प्रतिशत किसकी मात्रा होगी, आप प्रतिशत लिखें। फिर थोड़ा गैप देके लिखे मुख्य कार्य, यानी कि इनके मेन फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है 55%। ठीक है। और जो प्लाज्मा का कार्य होता है, पोषक तत्वों हॉर्मोन्स, एंजाइम्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। पोषक तत्वों, हॉर्मोन्स, एंजाइम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। शरीर का तापमान बनाए रखना। और रक्त के पीएच को बैलेंस करना। हाँ, आगे लिखे आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। जो हमारी जैसे एक पार्ट तो होता है प्लाज्मा, दूसरी होती है सेल्स। तो सेल्स जो तीनों होते हैं उनमें सबसे ज्यादा क्या होती है, आरबीसीज होती है ना, हमारे जो ब्लड है उसमें। तो आप लिखे 45%, 45% में सबसे अधिक। फंक्शन लिखे अब। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन शरीर तक पहुंचाती है। और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक वापस लेकर आती है। और रक्त को लाल रंग देती है।
नेक्स्ट है व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। ये संख्या में बहुत कम होती है और इनका फंक्शन होता है, एक तरह से ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है ना। इनका क्योंकि फंक्शन ही क्या है, शरीर को बैक्टीरिया, वायरस और रोगों से यानी कि किसी भी बीमारी से बचाना, हमें उससे लड़ने की शक्ति प्रदान करना, है ना। शरीर को बैक्टीरिया, वायरस और रोगों से बचाना। संक्रमण से जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको उससे लड़ने के लिए ताकत देती है, संक्रमण से लड़ना और एंटीबॉडी बनाना। अब है हमारा प्लेटलेट्स। ये कम संख्या में होते हैं और इनका फंक्शन होता है खून का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉट बनाना और चोट लगने पर अधिक रक्त बहने से रोकना। मैम खून का थक्का बनाना और चोट लगने पर अधिक रक्त बहने से रोकना। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपनी थाइमस ग्लैंड पर आते हैं। ठीक है, थाइमस ग्लैंड कैसे क्या होती है ना। हमने ग्लैंड्स को पढ़ा, ग्लैंड्स पर योग का प्रभाव पढ़ा, कौन कौन से आसन से हमें क्या इफेक्ट आता है ये पढ़ा। ठीक है, अब हम थाइमस ग्लैंड पर आते हैं। थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है, यह चपटी और पिंक कलर की थायराइड के नीचे, है ना। जो थाइमस ग्लैंड होती है वो हमारी चेस्ट में, हमारे हार्ट के ऊपर फेफड़ों के बीच होती है। ठीक है, थाइमस ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है, कहाँ स्थित होती है, हमारे चेस्ट में, हृदय के ऊपर, है ना। चेस्ट में, लंग्स के ऊपर, सॉरी हार्ट के ऊपर और हमारे दोनों लंग्स के बीच में। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये भी हमारे शरीर में प्रतिरक्षा यानी कि हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है थाइमस ग्लैंड। और ये लिम्फोसाइट्स को उद्दीप्त करती है ना। जिससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं उनको नष्ट करने में हेल्प करता है लिम्फोसाइट्स। तो उसको कौन स्टिमुलेट करती है, थाइमस ग्लैंड स्टिमुलेट करती है। यानी कि लिम्फोसाइट्स
शरीर को वायरस, बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से बचाता है और इसको स्टिमुलेट करती है हमारी थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। और हाँ, ये थाइमस जो ग्लैंड होती है ना, ये बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब बच्चे होते हैं छोटी अवस्था में, बचपन में, यह इनका सबसे बड़ा मतलब बच्चों में जब वो चाइल्डहुड एज बच्चों वाली एज होती है, उनके बचपन में ये थाइमस ग्लैंड बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा एक्टिवेट होती है ना। बच्चों में यह सबसे बड़ा और सक्रिय होता है और उनको शरीर से इन्फेक्शन से लड़ना सिखाता है बच्चों में। और जब बच्चे से धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, तब इसका जो साइज है वो छोटा होता चला जाता है। अब नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड क्या है, स्थान कहाँ हुआ, हृदय के ऊपर, लंग्स के बीच में। और कार्य क्या हुआ इसका, मेन फंक्शन हुआ इसका लिम्फोसाइट्स बनाना और उनको मैच्योर करना। बच्चों में क्या मेन रोल हुआ थाइमस ग्लैंड का, उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। और एज के साथ साथ इसका आकार और इसकी सक्रियता कम हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना एड्रिनल ग्लैंड्स। जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड्स लिखा है, नाम से ही लग रहा है ये हमारी पेयर में होती है, यानी कि दो होती है। और किडनी के ऊपर येलो ब्राउन कलर की टोपी जैसी संरचना होती है एड्रिनल ग्लैंड्स। प्रत्येक एड्रिनल ग्लैंड में दो भाग होते हैं, एक ऊपर का पीला भाग तथा दूसरा भूरे रंग वाला, जिसे सुपरनियल मेड्यूला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉर्टिकोस्टेरोन। यह कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म। चयापचय वर्ड कल भी क्लास में डिस्कस आया, कितनी बार सामने आ चुका है हमारे ना। आप क्या समझते हैं इस वर्ड से, किस टर्म से ना, चयापचय? कोई भी बताए, आप बताएं मीना जी। ये फूड को ब्रेक करने का प्रोसेस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक करने का प्रोसेस हो सकता है डाइजेशन के लिए। जैसे जब हम खाना, हाँ बताएं। पाचन क्रिया मद में। हाँ, मेटाबॉलिज्म। जैसे जो हमारा भोजन है उसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करना ही क्या है, मेटाबॉलिज्म है, चयापचय क्रिया है ना। जो भोजन है उसको जब एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो वो प्रोसेस क्या होता है हमारा, मेटाबॉलिज्म, यानी कि चयापचय को नियंत्रित करता है। और एड्रिनल एंड्रोजन जेंट्स में बाह्य प्रजनन लक्षण के विकास को स्टिमुलेट करता है। सुपरनल मेडुला से एड्रेनल हार्मोन का स्राव होता है, जो अनुकंपीय उत्तेजना को प्रभावित करता है। नेक्स्ट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जो जेंट्स के द्वितीयक प्रजनन लक्षणों के विकास में सहायक होता है। ओवरी 2 की संख्या में स्त्री की एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होती है।
इससे निम्नलिखित हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, यानी कि निम्नलिखित हार्मोन स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन यह फीमेल्स के द्वितीयक लैंगिक अंगों की वृद्धि, उनके विकास और उनके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। प्रोजेस्टेरोन यह स्त्रियों के प्रजनन अंगों में वृद्धि एवं उनके फंक्शंस को नियंत्रित करता है। गर्भ के समय आने वाले परिवर्तन इसी से नियंत्रित होते हैं। इससे प्रोजेस्टेरोन से। नेक्स्ट है हमारा पैंक्रियाज। मनुष्य में यह उदर गुहा में यानी कि स्टमक में आमाशय एवं ये क्या लिखा है, यह गुलाबी रंग की चपटी ग्रंथि है। इस ग्रंथि के स्राव, जो इस ग्रंथि से जिसका स्राव होता है उसको क्या कहते हैं, इंसुलिन कहते हैं। यह रक्त में उपस्थित, एक मिनट मैं आपको देख के बताती हूँ क्या है ये। यह रक्त में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट और शर्करा आदि को धारण कर उन्हें शरीर के योग्य बनाता है। इस स्राव की कमी से मधुमेह नामक यानी कि डायबिटीज, जब इंसुलिन की के स्राव की कमी होती है, डायबिटीज नामक रोग होता है। जब लीवर के भीतर कोई दोष उत्पन्न होता है अथवा मनुष्य शर्करा को यानी कि शुगर का अधिक सेवन करता है, उस समय रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। तब अग्नाशय का आंतरिक हिस्सा, जिसे आइस प्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, उत्तेजित होकर अधिक इंसुलिन स्रावित करता है। अब है ये नेक्स्ट लाइन है हमारी 5.5, अंतःस्रावी ग्रंथियों पर योग का प्रभाव, है ना। ये एक तरह से हेडिंग है, योगाभ्यास का अंतःस्रावी ग्रंथियों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो पेंक्रियाज क्या होता है, ये हमारे स्टमक के पीछे होता है और ड्यूडिनम के पास यानी कि हमारी छोटी आंत के पास होता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे थोड़ा पता नहीं, ये ज्यादा हिंदी में लिखा हुआ है, पकाशय अमाशय, आप लिख सकते हैं लिखना चाहे तो, पेट के पीछे और छोटी आंत के पास। ठीक है, और ये क्या फंक्शन होता है इसका, हमारे रक्त में शुगर स्तर को कम करना। जिससे डायबिटीज को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, अब ये हमने सारी ग्लैंड्स पढ़ी है। ठीक है, आप चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको एक लिस्ट बनवा देती हूँ। जैसे ब्लड की मैंने कंपोजिशन लिखवाई है, आप लिख सकते हैं कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनके फंक्शन क्या है और योग का क्या प्रभाव आता है उनके ऊपर। राइट डाउन करोगे या फिर ऐसे ही समझा दूं, जैसे आप कहेंगे, एक्सप्लेन मैम कर दूं या फिर आपको नोट करना है। नोट करना है नोट मैम। मैम, नोट करेंगे मैम। हाँ चलिए नोट करें आप। सबसे पहले लिखे अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उसके बाद आगे लिखे कार्य, फंक्शन और इफेक्ट ऑफ योग यानी कि योग का उनके ऊपर क्या प्रभाव आता है। ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा योग एवं मानसिक स्वास्थ्य। आज कंप्लीट होगा आज, अदरवाइज हम एक नेक्स्ट क्लास और ले लेंगे, हो ही जाएगा वैसे। बाकी तो मैम इसमें क्या लिखना है, अंतःस्रावी ग्रंथि और क्या लिखना है मैम, उसके बाद लिखे कार्य, कार्य। फिर जी आगे लिखिए नंबर 3 पे 3 उसमें डिवाइड करें योग का प्रभाव। सूर्य नमस्कार बचता है, बस यही बचता है सूर्य नमस्कार, और ये तो इसी में कवर हो जाएगा काफी, योग और मानसिक स्वास्थ्य हो भी जाएगा, आज ही शायद कंप्लीट हो जाए।
है ना, लास्ट यही है ना इसमें, सूर्य नमस्कार। यस मैम। हाँ ये हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट आप लिखे, सबसे ऊपर लिखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं और इसका फंक्शन होता है सभी हार्मोन्स को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। ठीक है, तो यदि हम ध्यान करते हैं या फिर हम शवासन में लेटते हैं तो इससे हमारे हार्मोन्स क्या होते हैं, संतुलित होते हैं। तो योग का क्या प्रभाव पड़ता है, ध्यान और शवासन करने से हार्मोन संतुलित होते हैं। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ यानी कि वृद्धि। और सर्वांग आसन, मत्स्य आसन थायराइड को सक्रिय करते हैं। सर्वांग आसन, मत्स्य आसन डैश एरो लगा के लिखे, थायराइड सक्रिय यानी कि थायराइड को सक्रिय करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। दोबारा मैम आसन का नाम बताइए। सर्वांगासन, मत्स्यासन। नेक्स्ट है हमारा पैराथायराइड। पैराथायराइड कार्य लिखेंगे कैल्शियम संतुलन। कार्य क्या लिखेंगे मैम? हाँ जी, कार्य कार्य कैल्शियम संतुलन। और योग का प्रभाव, जैसे जो हमारे ग्रीवा संचालन वाले आसन होते हैं यानी कि गर्दन वाले आसन, उनसे क्या असर होता है, स्थिरता और संतुलन। लिखे गर्दन वाले आसन एरो, स्थिरता और संतुलन। नेक्स्ट है पेंक्रियाज, अग्नाशय। कार्य होता है स्ट्रेस हार्मोन्स को नियंत्रित करना। और इसमें प्राणायाम, योग निद्रा स्ट्रेस को कम करते हैं। यदि हम प्राणायाम करें और योग निद्रा में करें तो ये हमारे तनाव को कम करते हैं। नेक्स्ट है ओवरीज एंड टेस्टिस।
ओवरीज और मैम? ओवरीज और टेस्टिस रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स को बैलेंस, कार्य इनका ओवरीज और टेस्टिस। और इनमें हम यदि बद्ध कोण आसन जैसे बटरफ्लाई या सुप्त बद्ध कोण आसन हॉर्मोन्स को संतुलित करते हैं। मैम दोबारा बोले, ओवरीज और टेस्टिस। इनका जो कार्य होता है हमारे रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स को बैलेंस रखते हैं और इनमें यदि हम आप लिखे बटरफ्लाई आसन, सुप्त बद्ध कोण आसन, एरो लगा के लिखे हॉर्मोन्स को संतुलित करते हैं। सुप्त क्या मैम? सुप्त बद्ध कोण आसन। बद्ध। नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कार्य स्लीप हार्मोन, जी मैम, कौन सा हार्मोन? ये ग्लैंड दी है इसमें, पीनियल ग्लैंड और स्लीप हार्मोन। ये जो नींद में हमारा होता है ना, क्योंकि ये हमारे जो पीनियल ग्लैंड होती है वो हमारे मस्तिष्क में होती है और इससे जो हार्मोन सिक्रेट होता है वो होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन को स्लीप हार्मोन भी बोलते हैं। आप दोनों लिख लीजिए, स्लीप हार्मोन ब्रैकेट में लिखे मेलाटोनिन। पीनियल ग्लैंड से स्रावित होते हैं ये मेलाटोनिन, स्लीप हार्मोन भी इसी को बोलते हैं। और यदि हम ध्यान करें तो हमारी नींद में सुधार होता है ना। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, अनिद्रा की शिकायत होती है, उनको यदि वो ध्यान करें तो इफेक्टिव होता है उनके लिए ध्यान। नेक्स्ट है हमारा थाइमस ग्लैंड। ये अभी हमने पढ़ाई है, इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। थाइमोसिन हॉर्मोन्स का स्रावण होता है इससे, यानी कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है हमारी। और इसमें प्राणायाम बहुत इफेक्टिव होता है हमारे लिए। प्राणायाम लिख सकते हैं आप। प्राणायाम से जो होती है लिम्फोसाइट टी सेल्स को बैलेंस करता है हमारे।
चले आगे। जी मैम। जी मैम। चलिए अब हम पढ़ते हैं योग और मानसिक स्वास्थ्य, है ना। योग आप सभी जानते हैं। तो 21वीं सदी में मनुष्य ने अनगिन मानसिक समस्याओं के साथ प्रवेश किया है ना। जैसे अभी सबका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, सबकी जो लाइफ है वो चेंज हो गई है, सब लोग बड़ी भाग दौड़ में लगे रहते हैं। तो उससे सबसे ज्यादा असर इफेक्टिव क्या हुआ है, हमारा मस्तिष्क, हमारा मानसिक स्वास्थ्य है। सूचना तकनीक, संचार क्रांति, यांत्रिकता ने मानवीय जीवन में साधन सुविधाओं की भरमार करने से, है ना, हमें हर चीज जब अवेलेबल हो जाती है तो क्या होता है, अब देखो, अब गूगल है या कोई भी नेट है, हमें कुछ सर्च करना है, या बच्चों के लिए अब बच्चों को वो बोलो कि होमवर्क करे, या वो फटाफट गूगल में जाते हैं, सर्च करते हैं और अपना वर्क करते हैं। तो इससे क्या होता है, इन सुविधाओं से भी कहीं ना कहीं हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है, हमारी मेंटल हेल्थ इफेक्टिव होती है ना। बच्चों को इसीलिए थोड़ा कहते हैं कि इन सब चीजों से अभी दूर रखें, क्योंकि उनकी जो सोचने की क्षमता है वो कम हो जाती है, वो नैरो होके रह जाती है। जब उसको परोसा हुआ मिल जाएगा तो उसका दिमाग कैसे खुलेगा, नहीं खुल पाएगा ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि बच्चों को अभी इन चीजों से दूर रहें, वो विचार करें, अपने मन में विचारों को लेके आए, ताकि उनका जो ब्रेन है वो डेवलप हो। जितना बच्चा सोचेगा उतना ही उसका ब्रेन क्या होगा, विकसित होगा। तो इन सब चीजों से, हम इन सुविधाओं की भरमार से हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर भी संकट खड़े हो गए हैं। मनुष्य का जीवन अपेक्षाकृत अधिक तनावग्रस्त है ना, जितना ज्यादा सुविधाएं मिल जा रही है उतना ही ज्यादा जो मनुष्य है वो तनाव से ग्रस्त है। ठीक है, मानसिक चिकित्सा की प्रचलित विधियां, मनोविश्लेषण के तौर तरीके मिलजुल कर भी इस चुनौती का सामना करने में नाकाम रहे हैं, मतलब उसको इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया के प्राय हर देश में इनकी नाकामियां समझी गई और स्वीकारी जा चुकी है। ऐसे में चिंतित विशेषज्ञों ने विश्व भर के पुरातन ज्ञान भंडार में अपनी ढूंढ खोज शुरू की और उनकी दृष्टि भारत देश के प्राचीन ऋषियों, ठीक है, यहाँ पे लिंक बताया गया है हमारा मानसिक स्वास्थ्य से योग का, कैसे हम उस ओर फिर से बढ़े, है ना। क्योंकि बीच में ये लुप्त हो गया था, आप सभी जानते हैं। योग हमारा जो पार्ट है, जो भारत से ही विकसित हुआ है, वो कहीं ना कहीं छुप गया था, लुप्त हो गया था। तो अब जैसे जैसे समस्याएं आ रही है, फिर से हमें उस ओर जाना पड़ रहा है। फिर से किसी के थॉट्स आया, किसी के दिमाग ने काम किया कि पहले ऐसे नहीं होता था, पहले ऐसे क्या क्या होता था जिससे हम लोग स्वस्थ रहते थे, टेंशन नहीं रहती थी। तो वो फिर से पुरानी बातों पर गए। तो उन्होंने फिर क्या देखा, भारत देश के प्राचीन ऋषियों द्वारा अन्वेषित योग विज्ञान पर जा टिकी, यानी कि योग की तरफ वो पहुंचे। यही उन्हें आज की मानसिक समस्याओं के सार्थक और सक्षम समाधान अंकुरित हुए होते हुए दिखाई पड़े। यानी कि हम योग से अपने मानसिकता को स्वस्थ रख सकते हैं। इस संबंध में मानवीय मन के विशेषज्ञ कार्ल जॉर्जर्स ने बहुतायत में शोध की, रिसर्च हुई। अपनी दीर्घकालीन अनुसंधान प्रक्रिया से वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मानसिक स्वास्थ्य संकट के प्रश्न कंटक को निकालने के लिए मानवीय प्रकृति की संरचना एवं उसकी कार्यविधि का समग्र ज्ञान चाहिए, है ना। उसके बारे में हमें ज्ञान एकत्रित करना पड़ेगा, नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी, तभी उसी आई विकृति की पहचान व निदान संभव है। ठीक है, और कार्ल जो रोजर्स के अनुसार यह समस्त विज्ञान योग शास्त्रों में पहले से ही उपलब्ध है। समस्त योग शास्त्रों में उन्होंने महर्षि पतंजलि प्रणीत योग सूत्र में, योग सूत्र क्या है, हमारा एक ग्रंथ है, महर्षि पतंजलि द्वारा रचित एक ग्रंथ है योग सूत्र। उसमें मनोचिकित्सा की सैद्धांतिक एवं नैदानिक समग्रता के अपूर्व समन्वय का अनुभव किया है। इसी के आधार पर उन्होंने अपनी नॉन डायरेक्टिव चिकित्सा विधि को भी
विकसित किया। ठीक है, मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य संकट का हल ढूंढने के लिए, यानी कि उन्होंने जो आजकल ये तनाव है ना, आप किसी दूसरे पर्सन के पास जाए, किसी एक से दूसरे मनुष्य के पास जाए, हर कोई स्ट्रेस लेके बैठा हुआ है, जो अपने बारे में जागरूक नहीं है, जो स्वयं के बारे में जागरूक नहीं है ना, जिनको पता ही नहीं है, सिर्फ जिए जा रहे हैं। और ऐसा ही हो रहा है, हमारे तनाव बढ़ने के कारण हम अपनी अनेकों बड़ी से बड़ी बीमारियों को न्योता दे रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं फालतू का। स्ट्रेस से ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने पीने से ही हमारी बीमारियां बढ़ रही है, कि हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसमें फर्टिलाइजर्स है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान हमारी सोच का भी है, हमारे विचारों का भी है। हम कितना तनाव भरा जीवन जी रहे हैं, इससे भी हमारा मस्तिष्क, मानसिक स्वास्थ्य, कहीं ना कहीं हमारी जो मेंटल हेल्थ है उस पर असर आ रहा है। तो मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य का संकट हल ढूंढने के लिए आधुनिक समय में जितने भी अनुसंधान कार्य हुए और हो रहे हैं, उन सभी का सार निष्कर्ष यही है। प्राय सभी विशेषज्ञों ने एक स्वर से यही प्रमाणित किया है कि मानसिक स्वास्थ्य के सभी अर्थ योग विज्ञान में निहित है। यानी कि योग से हम अपने तनाव को, अपने स्ट्रेस को, एंजाइटी को दूर कर सकते हैं, ध्यान से, प्राणायाम से। कतिपय अभी भी, लेकिन क्या है, अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं, या फिर जो सिर्फ काम की धुन में फंसे हुए हैं और दवाई लेते हैं और कुछ समय के लिए खुद को ठीक महसूस करते हैं, लेकिन वो फिर से उसी बीमारी में रहते हैं, है ना। अपने लिए 30 मिनट या 1 आवर वो निकालना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो अभी अवेयर ही नहीं है, उनको वो जागरूक ही नहीं है अभी इसके बारे में, है ना। तो हमारे योग का, जैसे हेमंत जी जब प्रेयर कराते हैं, वो बोलते हैं कि योग के बारे में लोगों को जागरूक करना, ये भी हमारा काम है। अब आप योग पढ़ाई कर रहे हैं, योग की, आगे आप योग सिखाएंगे, है ना, तो अधिक से अधिक लोगों को प्रेरणा देनी है, योग के बारे में जानकारी देना है, जुड़ना है, उनको सिखाना है। भले ही आप देखो, कुछ लोग अपने करियर के लिए करते हैं, है ना, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, शौक होता है, इंटरेस्ट होता है, इसलिए करते हैं। कुछ लोग इसलिए करते हैं कि हमें अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है ना। तो कितने ही कारण होते हैं, लेकिन सब में क्या है, कहीं ना कहीं हमारा फायदा ही होता है, नुकसान कहीं नहीं है। तो अपना भी करें, योग में ये पहला रूल है, जब आप खुद करें, क्योंकि ये कोई ऐसा तो नहीं है ना, यदि आप कर रहे हैं तो आप दूसरों को भी करा सकते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं इतनी अच्छी, है ना, और आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। जब आप मन से किसी काम को करते हैं, सामना वाला खुश होता है, इंप्रेस होता है, उसको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट यानी कि सुधार दिखता है, तो आपसे जुड़ते हैं। तो आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए। अगर आप करियर के उसमें भी, आप आगे अपना करियर बनाने के लिए भी योग से जुड़े हैं, तो सबसे पहले इसको अपने अंदर भी, अपने जीवन में भी आपको साधना होगा, ढालना होगा उसको अपने अंदर। ठीक है, फिर आपको देखना, आप अपने लिए तो बेटर रिजल्ट देखेंगे ही, लेकिन आप सामने वाले के लिए भी देखेंगे। तो जब भी आप किसी को आगे आसन कराएं, योग कराएंगे, करियर में आपके लिए भी है ये, तो सबको मन से कराना है, जिससे आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे, है ना। देखो, हम कोई भी करियर चुने, ठीक है, लेकिन उससे हमारा स्वास्थ्य तो ठीक नहीं होता ना। लेकिन जो आपने ये फील्ड चुना है, जब आप करेंगे, कराएंगे, तो खुद भी करेंगे, तो इससे आप दोनों पे इफेक्ट आता है, आप दोनों स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए इस काम को जब करें, बड़ी सहजता और मन के साथ करें, क्योंकि उसका इफेक्ट आपके ऊपर भी आता है। जितना गहराई से, जितने सकारात्मक रूप से आप करेंगे, उतना ही आप सामने वाले को तो अपनी पॉजिटिविटी देंगे ही, साथ में आप भी एक पॉजिटिव कवर अपने ऊपर बनाएंगे। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिकों ने, इसलिए बता रही हूं मैं ये सब, क्योंकि अभी आपका कंप्लीट होगा तो आप सब आगे इसमें अपना करियर बनाएंगे, या फिर आप सिखाएंगे, कोई लोग टीचिंग करेंगे, इंस्ट्रक्टर बनेंगे योगा के। तो जब भी इस कार्य को करेंगे, मन से करें, कभी बोझ समझ के या फिर अर्निंग के उससे सोर्सेज से ना करें।
है ना। आप देखना जितने आप मन से करेंगे आपको उतने ही बेटर रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि इसका सीधा असर आप पर भी आएगा। आप गलत कराएंगे तो वो आपके लिए भी गलत ही होगा ना। मानसिक स्वास्थ्य के अर्थ को अपने शोध निष्कर्षों के आधार पर स्पष्ट भी किया है। स्ट्रेंज के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य सीखा गया वह व्यवहार है जो व्यक्ति को सामाजिक रूप से क्या बनाता है, अनुकूल बनाता है, और जिसकी वजह से व्यक्ति अपनी जिंदगी की सभी समस्याओं से, जब हम तनाव मुक्त होंगे, स्ट्रेस नहीं होगा, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ जाए, भाई ये तो जीवन है, जैसे खुशी होती है ऐसे प्रॉब्लम्स भी होती है, समस्याएं भी होती है हमारे सामने। काम है तो काम के साथ साथ समस्याएं भी है। तो यदि हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है बेटर होगा तो हम किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। इस मानसिक स्वास्थ्य में आत्मसम्मान, अपनी अंतर शक्तियों का अनुभव, सभी से सार्थक एवं उत्तम संबंध बनाए रखने की क्षमता एवं मनोवैज्ञानिकता श्रेष्ठता जैसी कई आयाम सम्मिलित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा योग की परंपरा में मनोवैज्ञानिक की तरह मानसिक स्वास्थ्य का विषय अलग से स्वतंत्र से कहीं भी विवेचित या प्रतिपादित नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति को सदैव समग्र रूप से लिया गया है। आधुनिक वैज्ञानिक मनोविज्ञान के विपरीत भारतीय विचारधारा में व्यक्ति का अस्तित्व आत्मा पर आधारित है, न कि मन पर। यहाँ मन का अस्तित्व आत्मा के उपकरण से अधिक कुछ भी नहीं है। जीवन का चरम लक्ष्य यहाँ वास्तविक स्वरूप आत्म तत्व की उपलब्धि है। यानी कि एक तरह से आप ये कह सकते हैं मोटे तौर पर, यानी कि खुद को समझना, खुद को पहचानना। हम अभी इतने बड़े हो चुके हैं, हम शायद कहीं ना कहीं हमने आज तक अपने आप को गहराई से देखा ही नहीं होगा, है ना। खुद को जांचा ही नहीं होगा, हमें क्या पसंद है, क्या हमें मन से अच्छा लगता है। तो खुद को भी जानना, इसीलिए कहा गया है कि खुद को टाइम देना। योग में कहते हैं कि सोने से 10 मिनट पहले या फिर जागने के बाद, है ना, खुद को टाइम देना चाहिए। दिन भर में आपने क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, या फिर किससे आपको खुशी मिली, आभार प्रकट करें ईश्वर का। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हमें सिखाती हैं योग में, जिससे हमारा जो जीवन है वो सुख में बनता है। इसी को मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, आत्म साक्षात्कार, भगवत प्राप्ति जैसे विविध नामों से विवेचित किया गया है। योगिक दृष्टि से यही स्थिति व्यक्ति के अस्तित्व की पूर्णावस्था है। इसी अवस्था में व्यक्ति को मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ भी कहा जा सकता है। इस तरह यौगिक दृष्टि में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या पर आंतरिक रूप से विचार किया गया है। इसकी आधुनिक मनोवैज्ञानिक अभी ठीक ढंग से कल्पना तक नहीं कर पाया। महर्षि पतंजलि ने इस स्वस्थ मन स्थिति को उपलब्ध करने पर सुव्यवस्थित राजमार्ग निर्धारित किया है, जो अष्टांग योग के नाम से प्रख्यात है ना। इसमें मानसिक स्वास्थ्य की आदर्श स्थिति को समाधि के रूप में परिभाषित किया गया है। योग शब्द का अर्थ एवं इसका लक्ष्य आपने स्टार्टिंग में पढ़ा ही था। योग शब्द का अर्थ जो होता है, अब पढ़ते हैं मन और मानसिक स्वास्थ्य, है ना। क्लियर हो गया होगा ना आपको यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य है क्या। मानसिक स्वास्थ्य का क्या मतलब है, यानी कि हमारा जो मन है, हमारी भावनाएं, हमारी सोच कैसी है। कहीं ना कहीं जब आप योग में आते हैं तो आपकी एक शक्ति, एक पावर आ जाती है आपके अंदर। फिर आपको जब आप अधिक गहराई में चले जाते हैं तो कहते हैं ना, कहीं किसी की कहीं बुरी बात भी आप पे असर नहीं डालती है, आप इतने पॉजिटिव हो जाते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य का मतलब होता है हमारा मन, भावनाएं और हमारी सोच कैसी है। अगर हम खुश, शांत और तनाव मुक्त हैं और सही निर्णय ले सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ है, अच्छा माना जाता है। और इसमें क्या क्या शामिल है, हमारी सकारात्मक सोच,
हमारा भावनाओं यानी कि इमोशंस पर कंट्रोल, भावनाओं पर नियंत्रण, तनाव और चिंता से निपटने की क्षमता, हमारा अच्छा व्यवहार। ठीक है, तो यदि हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, आसन करते हैं, शवासन करते हैं, योग निद्रा आसन करते हैं, तो इन सब से क्या होता है, हमारा मन शांत होता है, हमारी जो चिंता है वो कम होती है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है और हमारा धैर्य भी बढ़ता है। हम किसी भी चीज को पाने के लिए एकदम उत्सुक नहीं होते हैं, धैर्य बढ़ता है हमारा। और हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल को भी, स्ट्रेस को कम करता है, हमारी मानसिक थकान एंजाइटी को दूर करता है और हमारी नींद को भी बेहतर बनाता है यदि हम योग का अभ्यास करते हैं। मन और मानसिक स्वास्थ्य, जीव और ईश्वर अथवा आत्मा और परमात्मा का चिंतन या अद्वैत की अनुभूति, अभ्यास एवं वैराग्य द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध, यानी कि जो हमारा मन है ना, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, तो उसका भी क्या होता है, कंट्रोल होता है, जिसका लक्ष्य समाधि की स्थिति में पहुंचना अथवा स्वरूप वास्तविक रूप में प्रतिष्ठित होना है। महर्षि पतंजलि ने इसी तथ्य को चित्त वृत्ति निरोध यानी कि अपने मन पर कंट्रोल, चित्त क्या है, चित्त वृत्ति, जो हमारे मन में विचार आते रहते हैं, मन चंचलता प्रकट करता है, 1 मिनट यहाँ 1 मिनट वहां, तो योग से वो चित्त वृत्तियों पर कंट्रोल होता है, वो नियंत्रित होती है, निरोध हो जाती है। महर्षि व्यास जी ने भी योग का अर्थ समाधि बताया है। वस्तुतः यही व्यक्ति के विकास की चरमावस्था है, जहां मानसिक स्वास्थ्य अपनी पूर्णता के साथ अभिव्यक्त होता है। योगिक दृष्टि में मानसिक स्वास्थ्य की समग्र अवधारणा, चित्त वृत्ति के निरोध की चरमावस्था क्या समाधि है। वह यौगिक दृष्टि से यही मानसिक स्वास्थ्य की सामान्य अवस्था है। इससे पूर्व चित्त वृत्तियों की विभिन्न अवस्थाओं के अनुरूप हम मानसिक स्वास्थ्य के विविध स्तरों का विवेचन कर सकते हैं। योग दर्शन के अनुसार चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। अब चित्त की मूढ़ावस्था क्या होती है? मूढ़ावस्था यानी कि मूड, जैसा हमारा मूड से लिया गया ये वर्ड ना। चित्त की वह अवस्था जिसमें तमोगुण प्रधान रहता है। इस अवस्था में रजस और सत्व दबे रहते हैं, अतः मनुष्य क्या रहता है? निंद्रा में रहता है, आलस में रहता है। आप कहीं मतलब इसका अर्थ होता है कहीं ना कहीं आलसी मन। चित्त मूढ़ावस्था का अर्थ क्या होता है? जड़ यानी कि आलसी मन। इस अवस्था में व्यक्ति की सोच विचार की शक्ति स्थिर पड़ी रहती है, कुंद पड़ी रहती है। मनुष्य अज्ञानी हो जाता है, आलस्य में रहता है, उदासी छाई रहती है उसके ऊपर। मनुष्य निद्रा, आलस्य, मोह, भय, दीनता की स्थिति में रहता है। इस अवस्था में व्यक्ति की सोच विचार की शक्ति कुंद पड़ी रहती है। परिणाम स्वरूप वह किसी भी वस्तु को ठीक से नहीं देख सकता। अवस्था में व्यक्ति, उनका जो विवेक होता है वो शून्य हो जाता है और काम, क्रोध, लोभ, मोह के वशीभूत होकर वह सब तरह के अवांछनीय एवं नीच कार्य करने लगता है। मादक द्रव्यों का सेवन करता है। तो ये सब किस में आता है? चित्त की
जो इस तरह की प्रवृत्ति के मनुष्य होते हैं वो मूढ़ावस्था होती है उनकी, वो यानी कि अपने मूड के अनुसार चलना। नेक्स्ट है हमारी चित्त की क्षिप्तावस्था। क्षिप्त माने चंचल, क्षिप्त का मतलब हुआ चंचल मन। यह चित्त की रजोगुण प्रधान दशा है जिसमें सत्व और तमस दबे रहते हैं। इस अवस्था में चित्त अति चंचल होता है। तो क्षिप्त का अर्थ क्या हुआ? चंचल मन, यानी कि जो हमारा ध्यान होता है वो एक जगह टिकता ही नहीं। हम कोशिश करते हैं ध्यान को एकाग्र करने की, एक स्थिति पर टिकाने की, एक जगह टिकाने की, और वो टिकता ही नहीं है। इस अवस्था में चित्त अति चंचल हो जाता है, बहुत चंचल हो जाता है, निरंतर अपने सुख साधनों के पीछे भागता है कि हमें बस सुख मिलना चाहिए। यह मन की बहिर्मुखी स्थिति है। इसमें चित्त विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सब तरफ दौड़ता रहता है। ऐसा चित्त बराबर अशांत और स्थिर मन बना रहता है। मन की यह बिखरी हुई शक्ति कोई कार्य ठीक ढंग से नहीं कर सकती। मानसिक क्रिया पर इस अवस्था में कोई नियंत्रण ही नहीं रहता, अर्थात व्यक्ति इस अवस्था में अपनी इंद्रिय, मस्तिष्क और अभिरुचि, कल्पनाओं आदि पर के इशारों पर नाचता रहता है और अपने ऊपर संयम का अभाव होता है। नेक्स्ट है चित्त की विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त यानी कि थोड़ी एकाग्रता। इस अवस्था में सत्व गुण की प्रधानता रहती है। अन्य गुण, दोनों गुण रजस और तमस दबे रहते हैं। थोड़ी एकाग्रता यानी कि मन कभी लगता है कभी भटकता है ना। कई लोग सोचते हैं डिसीजन लेने में, करें ना करें, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा ना करने से क्या होगा। तो थोड़ी सी एकाग्रता होती है, लेकिन मन कभी उनका लगता है कभी नहीं लगता है। नेक्स्ट है चित्त की एकाग्र अवस्था, यानी कि केंद्रित मन। एकाग्र का अर्थ हुआ केंद्रित मन। जैसे हमारा ध्यान या पढ़ाई में गहरी एकाग्रता। चित्त की इस अवस्था में चित्त विशुद्ध सत्व रूप हो जाता है और रजस और तमस तो नाम मात्र के ही रह जाते हैं। अतः रजोगुण एवं तमोगुण के विक्षेप रुक जाने से वृत्तियों का प्रवाह एक ही दिशा में बना रहता है तथा सतोगुण की प्रधानता के कारण चित्त निर्मल स्फटिक मणि के समान पवित्र और स्थिर हो जाता है। तब उस अवस्था को एकाग्र अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में पूर्व में अनुभूत बाह्य विषयों के संस्कार अवश्य बने रहते हैं, जो कभी कभी आस्मिक रूप से जागृत होकर कभी कभी साधन में विघ्न उपस्थित करते रहते हैं, किंतु प्राय हमारा जो चित्त होता है वो एकाग्र रहता है। ठीक है, एक हमारा इसके साथ साथ ही होता है, जैसे ये बताए गए चार मूढ़ावस्था, क्षिप्तावस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र। एक होता है हमारा निरोध, यानी कि उसका अर्थ होता है पूर्ण नियंत्रण, हमारा हमारे ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण। और ये योग की सर्वोच्च अवस्था मानी जाती है। इसमें हमारा मन क्या होता है, शांत हो जाता है। चलिए, अब नेक्स्ट है आयुर्वेदीय चिकित्सा में मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा। योग एवं आयुर्वेद मूलतः अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं।
आयुर्वेद ये चिकित्सा पद्धति मनैकायिक आधार पर समग्र स्वास्थ्य को परिभाषित करती है। महर्षि सुश्रुत के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति वह है जिसके दोष अग्नि धातुएं आदि समवस्था में हो तथा जो आध्यात्मिक केंद्रित मानसिक रूप से प्रसन्न हो। और एक तरह से योग में हमारा जो मन होता है ना, जितना हमारे पास है हम उसी में अच्छा फील करते हैं, शांत फील करते हैं। ये नहीं है कि हमारे पास जितना है हम उसके लिए भी ईश्वर से आभार ना करें, उनके कृतज्ञ ना हो, थैंकफुल ना हो। तो जब आप योग में आते हैं कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कृतज्ञता की भावना भी विकसित होने लगती है। ये भी एक कह सकते हैं गुण है एक योगी का। किसी के लिए कृतज्ञता अपने अंदर पैदा करना, आभार प्रकट करना, है ना, क्योंकि सब लोग नहीं है इन विचारों के। आपको इतना कुछ मिला है या किसी ने आपका हेल्प किया है तो हमारे अंदर इस तरह की भावना विकसित होती है कि हम दूसरों का आभार प्रकट करें, जिससे हमें खुशी मिल रही है। वस्तुतः यह शरीर और मन के पूर्ण स्वास्थ्य की अवधारणा है। उपरोक्त वर्णिक यौगिक स्वास्थ्य की अवधारणा की पुष्टि करता है ना। योग क्या है हमारा? योग है हमारा शरीर मन आत्मा को संतुलित करने की विद्या। ठीक है, इसमें क्या शामिल होते हैं योग में? आसन प्राणायाम ध्यान यम नियम आदि शामिल है। योग क्या है हमारा? शरीर मन और आत्मा को संतुलित करने की विद्या। ठीक है, जिसमें क्या शामिल है? आसन प्राणायाम ध्यान यम नियम। और आयुर्वेद क्या है हमारा? प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति। ठीक है, जिसमें आहार, क्योंकि हम तभी योग हम खाली योग करें और खाना हम कुछ भी खाएं तो इफेक्टिव कब होगा योग? इसीलिए जुड़ा हुआ है दोनों, आयुर्वेद और योग का। इसीलिए यहाँ पे महत्व बताया गया है, कैसे उनका परस्पर संबंध है वो इसीलिए बताया गया है, क्योंकि हमारा आहार भी कहीं ना कहीं, जब हम अच्छा आहार लेंगे तभी तो हमारा योग भी इफेक्टिव होगा ना। ऐसा नहीं ना कि हम कुछ भी खाएं और योग करते रहें, लेकिन अगर हम हमारा आहार भी अच्छा होगा और हम उसके साथ योग करेंगे तो उसका रिजल्ट और भी बेटर होगा। ठीक है, तो योग क्या हुआ? योग हुआ हमारा शरीर मन और आत्मा का संतुलन। ठीक है, इसमें हमारे आते हैं आसन प्राणायाम ध्यान यम नियम। ठीक है, आयुर्वेद क्या हुआ हमारा? प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, जिसमें आहार हमारी दिनचर्या कैसी है, ठीक है, औषधियां शामिल होती है, पंचकर्म के द्वारा रोगों का उपचार, और शरीर में दोष, है ना, शरीर में जैसे दोष होते हैं वात वात पित्त कफ, उनका बैलेंस। ठीक है, आप लिख सकते हैं या मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ योग और आयुर्वेद में संबंध। योग और आयुर्वेद का संबंध कैसे एक दूसरे के पूरक है। पहले आप संबंध लिखें, एक साइड लिखे योग और दूसरी साइड लिखे आयुर्वेद। ठीक है, योग हमारा, योग क्या है? योग के नीचे लिखे मन और आत्मा को संतुलित करता है। योग हमारे मन और आत्मा को संतुलित करता है। और आयुर्वेद हमारे शरीर और स्वास्थ्य को संतुलित करता है। ठीक है, योग के नीचे लिखे श्वास ध्यान शरीर की शुद्धि।
और आयुर्वेद में लिखेंगे आहार, औषधि और जीवन शैली पर ध्यान। मैम फिर से बोल दीजिए एक बार। योग, जी। हाँ योग और यानी कि ध्यान। श्वास, सेकंड पॉइंट ना, जी जी जी। श्वास, ध्यान, शरीर की शुद्धि। योग के नीचे लिखे हमारी जो सांसें होती है, सांसें, श्वास, ध्यान और मन, शरीर की शुद्धि। और आयुर्वेद के नीचे लिखेंगे आप आहार, औषधि और जीवन शैली पर ध्यान। नेक्स्ट लिखेंगे बाहरी एवं आंतरिक दोनों परिवर्तन। योग में क्या होता है, बाहरी और आंतरिक दोनों दोनों तरह के परिवर्तन आते हैं। और आयुर्वेद के सामने लिखेंगे मुख्यतः शरीर के अंदरूनी संतुलन पर कार्य। और दोनों का लक्ष्य क्या है, होलिस्टिक हेल्थ यानी कि संपूर्ण स्वास्थ्य। मैम आयुर्वेद के थर्ड पॉइंट रिपीट करेंगे। मुख्यतः शरीर के अंदरूनी संतुलन का कार्य है, अंदरूनी संतुलन पर कार्य। दोनों का लक्ष्य क्या है, योग और आयुर्वेद का, होलिस्टिक हेल्थ यानी कि संपूर्ण स्वास्थ्य। योग क्या है, योग और आयुर्वेद एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, है ना, कैसे एक दूसरे के पूरक होते हैं। योग मन को शांत करता है ना, मन को शांत कैसे करता है, तनाव कम करके, पाचन और हार्मोन का बैलेंस बनाकर। आयुर्वेद उपचार तेजी से काम करता है, ठीक है। आयुर्वेद शरीर को स्वस्थ रखता है, योग अभ्यास सहज और प्रभावी होते हैं। और दोनों का प्रिंसिपल क्या होता है, योग और आयुर्वेद का, हमें स्वस्थ स्वास्थ्य देना, दीर्घायु बनाना, रोगों की रोकथाम करना, ठीक है। शॉर्ट में कह सकते हैं आयुर्वेद शरीर को शुद्ध करता है और योग हमारे मन को शुद्ध करता है, और दोनों मिलकर जीवन को स्वस्थ और संतुलित बनाते हैं, है ना। संक्षेप में आप कह सकते हैं, लिख सकते हैं, आयुर्वेद शरीर को शुद्ध करता है, योग मन को शुद्ध करता है, अर्थात दोनों मिलकर जीवन को स्वस्थ और संतुलित बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट है मानसिक। यहां तक क्लियर हुआ ना सब, आगे चले। जी मैम। चलिए नेक्स्ट है हमारा मानसिक अस्वास्थ्य के मूल कारण, पंच क्लेश। क्यों हमारा जो मानसिक संतुलन है वो खराब हो रहा है, क्यों जो स्वास्थ्य हेल्थ है हमारी, मेंटल हेल्थ वो इफेक्टिव हो रही है। यानी कि इस तरह यौगिक एवं आयुर्वेद चिकित्सा की परंपरा में मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर सूक्ष्म दृष्टि से प्रकाश डाला गया है। मानसिक स्वास्थ्य की विविध अवस्थाओं को, जहां इसकी चित्त भूमिया यानी कि अलग अलग अवस्थाओं के रूप में विवेचित किया गया है, वहीं मानसिक अस्वस्थता के मूल कारणों को 5 क्लेशों के रूप में यानी कि पंच
में स्पष्ट किया गया है, जैसे अविद्या, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश। ठीक है, अविद्या, अविद्या मतलब अनित्य, अपवित्र, दुख तथा अनात्म विषयों में क्रमशः नित्य, पवित्र सुख और आत्म बुद्धि रखना अविद्या है। पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग जैसी अनित्य और विनाशी चीजों का नित्य नित्य मानना, परम विभत्व अपवित्र शरीर को पवित्र मानना, यानी कि अविद्या का मतलब हुआ अज्ञान। असत्य को सत्य समझना। अविद्या का क्या मतलब होता है संक्षेप में? अज्ञान, वास्तविकता को न समझ पाना। जब मन सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाता तो उसे अविद्या कहते हैं। यानी कि योगिक दृष्टि से जो जितना अधिक अविद्या से ग्रसित होगा वह उतना ही मानसिक रूप से अस्वस्थ माना जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है अस्मिता। यानी कि अहंकार, संक्षेप में कह सकते हैं अहंकार। यह पुरुष तथा चित्त दोनों भिन्न होते हुए भी उनकी जो अभिन्न प्रतीति होती है उसको अस्मिता कहते हैं। यह अविद्या से पैदा होती है। अविवेक रूप में अस्मिता भ्रांति या मिथ्या ज्ञान ही है। यह क्लेश देने वाली है। यह क्लेश मतलब हमें दुख देना। यह इसे हृदय ग्रंथि भी कहा गया है, जो विवेक ज्ञान द्वारा समाप्त होती है। सभी संशयों का निवारण होता है, तभी कर्म क्षीण होता है। अस्मिता यानी कि यह वह मानसिक अवस्था है जिसमें हमारा मन और आत्मा के बीच हम अंतर नहीं समझ पाते। व्यक्ति स्वयं को शरीर, मन और बुद्धि के रूप में पहचानने लगता है ना? यानी कि अहंकार आना, मैं वही हूं जो मेरा शरीर या सोच है। एक तरह से अहंकार आना अस्मिता कहलाता है। खुद को शरीर मानना, अहंकार करना, अपनी बुद्धि या ज्ञान को सबसे श्रेष्ठ समझना, यानी कि मैं सबसे शक्तिशाली हूं। और ये एक दुख का कारण होता है ना। कहते हैं ना, जब किसी में अहंकार आ जाता है तो वो समझ नहीं पाता है, वो उसके दुखों का कारण बन जाता है धीरे धीरे। नेक्स्ट है हमारा राग। जिन दिव्य वस्तुओं से शरीर, मन, इंद्रियों को सुख मिलता है उन विषयों के प्रति लोभ या तृष्णा उत्पन्न हो जाती है, इसे राग कहते हैं ना। यानी कि यह मन की वह प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु, व्यक्ति या अनुभव के प्रति अत्यधिक पसंद या लगाव रखने लगता है, और जब वो चीज उससे दूर जाती है तो वो जबरदस्ती उस चीज को ग्रहण करने की कोशिश करता है, भले ही किसी को कष्ट हो, किसी को दुख पहुंचाकर, नुकसान पहुंचाकर। राग के कारण क्या होता है? हमारा मन वस्तु या अनुभव हमेशा पीछे भागता है उसके, जिससे हमारा जो बैलेंस है, हमारा संतुलन है, वो बिगड़ जाता है। अर्थात जो चीज मुझे पसंद है उसे पाने की इच्छा, यही क्या है? राग है ना। किसी चीज की रट लगाना, राग गाना, एक तरह से कह देते हैं ना कभी कभी कि क्या राग गाया हुआ है किसी चीज की। जब पीछे कोई भागते हैं, बच्चों को बोल देते हैं, तो वो यही है। वो तो बच्चे वाली बात है, लेकिन अगर हम बड़े हो गए और फिर भी जो चीज हमें नहीं मिल सकती, हम उसके पीछे जबरदस्ती भाग रहे हैं, तो ये क्या है? योग में ये हमें
सब हमारे मानसिक स्वास्थ्य को अस्वस्थ करते हैं। नेक्स्ट है द्वेष, यानी कि किसी से द्वेष की भावना रखना, ईर्ष्या रखना। अभिनिवेश, यानी कि योग दर्शन में मृत्यु का डर, यानी कि मरने से डरना। जीवन में स्थायित्व की इच्छा, यानी कि हम तो हमेशा के लिए आए हैं, ऐसी इच्छा जब किसी के मन में आ जाती है। और ये क्या करता है अभिनिवेश? मन की वह प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति जीवन के अनिश्चित होने से डरता है ना। उसको हमेशा ये भय रहता है कि हाँ मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं। इस तरह की भावना जब मन में आने लग जाती है, या फिर इसी डर और आसक्ति के कारण उनका मन क्या होता है, अशांत रहने लगता है, चिंतित बना रहता है हमेशा, है ना। यानी कि आप कह सकते हैं अभिनिवेश में मुझे हर हाल में किसी को, जैसे किसी को जिद लग जाती है कि मुझे हर हाल में जीवित रहना है, और मृत्यु का डर सताने लगता है, उसे मृत्यु का डर परेशान करने लगता है। यही क्या है, अभिनिवेश है। तो ये 5 क्लेश हैं, 5 कारण हैं जो क्लेश से क्लियर हो रहा है, जो हमारे मेंटल हेल्थ को अस्वस्थ करते हैं। यानी कि हमारे पास ज्ञान का अभाव होना, अस्मिता होना, किसी चीज के पीछे भागना, जो चीज हमें नहीं मिल सकती उसके पीछे भागना, उसे प्राप्त करने की रट लगाना, ईर्ष्या रखना, द्वेष रखना, अभिनिवेश यानी कि मृत्यु का भय। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं सूर्य नमस्कार पर। सूर्य नमस्कार 12 शारीरिक स्थितियों से मिलकर बना है ना। बारी बारी से आगे तथा पीछे मुड़ने वाले इन आसनों के माध्यम से शारीरिक अंगों तथा मेरुदंड में काफी खिंचाव उत्पन्न होता है, वे लचीले यानी कि फ्लेक्सिबल बनते हैं। अतः इन अभ्यासों की अपेक्षा सूर्य नमस्कार कहीं अधिक प्रभावशाली है। कहते हैं ना कि अगर आप सूर्य नमस्कार करो डेली तब भी आप हेल्दी रह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे 12 आसन को सम्मिलित किया गया है। कई प्रारंभिक अभ्यासियों के शरीर में नसों के कड़ेपन, मसल्स में तनाव, जोड़ों में टॉक्सिन्स का इकट्ठा हो जाना, जमा हो जाने के कारण होते हैं। इनसे मुक्ति पाने के लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास प्रत्येक शारीरिक स्थिति में सजगता के साथ तनाव रहित रहते हुए, यानी कि कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, धीरे धीरे करना चाहिए। यद्यपि प्रारंभ में शरीर कड़ा होने के कारण थोड़ा तनाव पड़ सकता है, क्योंकि हमारा शरीर फ्लेक्सिबल नहीं है ना, तो स्ट्रेस थोड़ा आ सकता है, परंतु बाद में इस अवस्था में सहजता आती जाएगी, शरीर फ्लेक्सिबल होगा, हेल्दी बनेगा। और सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास एक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली उपाय है ना। और इसको क्या कहा जाता है, यह एक तरीके से सूर्य देवता को नमन करने का भी तरीका माना जाता है। सूर्य नमस्कार क्या माना जाता है इसको, एक तरह से सूर्य देवता को नमस्कार करने का तरीका भी माना जाता है, उनको नमन करने का। और इससे हमारा शारीरिक, मानसिक और ऊर्जा स्तर को संतुलित बनाता है। सूर्य नमस्कार क्या करता है, हमारे शारीरिक, मानसिक और ऊर्जा के स्तर को बैलेंस करता है। हमारा शरीर कैसे बनाता है, लचीला बनाता है, मजबूत बनाता है। ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य पे क्या इफेक्ट डालता है, शरीर लचीला बनता है, मजबूत बनता है। मानसिक, मेंटल हेल्थ में क्या असर आता है, हमारा जो तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, वो कम होता है, हमारा मन शांत होता है और हमारी एकाग्रता, कंसंट्रेशन बढ़ती है।
हार्मोन बैलेंस करता है, हार्मोन संतुलित, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, सकारात्मक प्रभाव डालता है। और हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, पाचन सुधारता है, जैसे पेट और आंत की क्रिया सुधरती है सूर्य नमस्कार से। ऊर्जा बढ़ाता है, पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार करता है। एकमात्र सूर्य नमस्कार के कितने लाभ है देखो, है ना। शारीरिक अलग इफेक्ट करता है, मानसिक अलग से इफेक्टिव इफेक्ट डालता है, हॉर्मोन्स पर अलग से इफेक्ट डालता है, हमारे पाचन को सुधारता है, ऊर्जा का लेवल बढ़ाता है हमारे शरीर में, है ना। कह सकते हैं कि सूर्य सारे ब्रह्मांड को शक्ति देता है और हमारे जो 7 केंद्र है उन पर भी प्रभाव डालता है सूर्य नमस्कार। हमारे जो अलग अलग 7 केंद्र है, जो 7 चक्रास है, उनके लिए भी इफेक्टिव होता है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के पूर्व यह उचित है कि एक एक करके इससे प्रत्येक आसन में अलग अलग दक्षता प्राप्त की जाए। इसके बाद आसनों के साथ श्वास प्रक्रिया को भी जोड़ना चाहिए, यानी कि श्वास के साथ साथ आसन करें। जो पीछे जाने की स्थिति है, आपको पता होना चाहिए उसमें श्वास भरना है या श्वास छोड़ना है। जब आपको इन सब चीजों का ज्ञान होता है तभी हमारा सूर्य नमस्कार इफेक्टिव होता है, जब आप इसको श्वासों के साथ करते हैं, यानी कि कौन सी स्थिति में जाने पर श्वास को भरना है और कौन सी स्थिति पे आने पर श्वास को छोड़ना है। आसनों के समय श्वास लेने के जिस सिद्धांत को अपनाया जाता है वह यह है कि पीछे मुड़ते समय श्वास अंदर ली जाती है, यानी कि जब आप बैक बेंडिंग करते हैं तब आप क्या करते हैं, श्वास को ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमारा जो सीना है, चेस्ट है, वो फैलती है, लंग्स खुलते हैं। जब आप पीछे जाते हैं, आप फील करें तो हमारे शोल्डर, हमारे लंग्स ओपन होते हैं, उनकी वो खुलते हैं। तो पीछे जाने की स्थिति में क्या करना है, श्वास को भरें, क्योंकि सीना फैलता है। सीना फैलने के कारण हमारे फेफड़े भी फैलते हैं। अतः आगे झुकते समय श्वास को बाहर निकालना है, क्योंकि हमारी छाती और उदर में संकुचन, है ना, सिकुड़ाव आता है। और सूर्य नमस्कार के पूर्व किन बातों को ध्यान रखें, अभ्यास प्रारंभ करने के पूर्व अपने पैरों को सटाकर या थोड़ा दूर रखें। सटाकर रखें पोजीशन में, या फिर जो पूरी तरह से नहीं सटा पाते हैं तो हल्की दूरी पर रखें। हाथों को बगल में शिथिल अवस्था में रखते हुए खड़े हों। आंखें बंद करके पूरे शरीर को अधिक से अधिक तनाव रहित करने का प्रयास करें। कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए उस टाइम। योग निद्रा के अभ्यास की भांति इस अभ्यास में भी शारीरिक सजगता का विकास करें। अपनी चेतना को सिर से प्रारंभ करते हुए पैर तक घुमाएं। यदि शरीर के किसी भाग में किसी प्रकार का तनाव अनुभव होता है तो शिथिल करने का प्रयास करें। पुनः संपूर्ण शरीर के प्रति सजगता का विकास करें। ठीक है, खुद से प्रश्न करें, मैं अपने शरीर में कैसा अनुभव कर रहा हूँ, कैसा फील कर रहा हूँ, क्या मैं शिथिल हूँ, क्या मैं सुविधाजनक स्थिति में हूँ। यानी कि जिस पोजीशन में आप खड़े हैं उसको जबरदस्ती ना करें, फील करें उस पोजीशन में आने पर क्या आप ठीक महसूस कर रहे हैं, तभी उस पोजीशन में आप आए। कोई भी पोजीशन ऐसी ना हो जिससे आपको आरामदायक फील न आए, है ना। यदि आप उस स्थिति में कंफर्टेबल हो तभी उस पोजीशन में जाएं। अपनी चेतना को अपने पैर के तलवों पर ले जाएं। भूमि और तलवों के संपर्क बिंदुओं का अनुभव करें, फील करें। सोचो कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा पूरा शरीर नीचे की ओर खींचा जा रहा है तथा सभी शारीरिक तनाव पैरों के माध्यम से भूमिगत होते जा रहे हैं। साथ ही साथ बढ़ती हुई जीवन शक्ति और आरामदायक एवं शिथिल शारीरिक स्थिति पर भी सजगता बनाए रखें। इस स्थिति में कुछ समय तक रहने के पश्चात सूर्य नमस्कार का प्रारंभ करें और लंबी गहरी श्वास। हमारे जब हम योग करते हैं तो लंबी गहरी श्वास का बहुत इफेक्ट आता है। हमें
जब भी हम कोई आसन प्राणायाम या फिर आप योग स्टार्ट करते हैं तो हमेशा उसको स्टार्ट करने से पहले डीप ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करें, अपनी श्वासों को नॉर्मल लेकर आए। कभी भी अचानक से प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। पहले अपनी श्वासों पर नियंत्रित करें, लंबी गहरी श्वास लें, ठीक है, फिर श्वासों को नॉर्मल करके अपना प्रैक्टिस प्रारंभ करें। अब यहाँ पे सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां बताई गई है। प्रथम है हमारी प्रणाम आसन, है ना, यानी कि दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आना और खड़े होना। आपके पिक्चर भी शो की है, 48 पेज नंबर है आपके पीडीएफ पर। दोनों पैर एक साथ रखते हुए या थोड़ा अलग रखते हुए सीधे खड़े हो जाइए और आंखें बंद कर लीजिए। ये हमारी सबसे फर्स्ट स्थिति होती है सूर्य नमस्कार की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, और इनको हम मंत्रों के साथ करते हैं। हमारे जितने 12 स्टेप होते हैं, 12 ही मंत्र हम उस टाइम यूज करते हैं। दोनों हथेलियों को छाती के सामने नमस्कार मुद्रा में जोड़िए। हथेलियों की इस मुद्रा तथा उससे छाती पर पड़ने वाले दबाव एवं प्रभाव के प्रति अपनी सजगता को बनाए रखें। फील करें उसको, सजग रहें उसके प्रति, है ना, ऐसे ही भूले में ना करें। मानसिक रूप से सूर्य के प्रति सम्मान प्रकट कीजिए, है ना, जो संपूर्ण जीवन का स्रोत है, सूर्य देवता के लिए बताया गया है। पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए और श्वास कैसा रहेगा इस स्थिति में? नॉर्मल ब्रीदिंग लें, आप सामान्य श्वास लीजिए। ठीक है, और हमारी जो पहली स्थिति होती है उसमें हम जो अपना मंत्र उच्चारण करते हैं, हमारा मंत्र होता है ओम मित्राय नमः। मैं बाद में मंत्रों का बताती हूँ, पहले जो सिलेबस में है उसको कर लेते हैं, फिर मैं आपको मंत्र नोट कराऊंगी। मैम मंत्र मुझे पता है। आप बताइए, चलो आप लास्ट में आप ही सबको बताएंगे हमारे कौन कौन से मंत्र हैं, ठीक है। यस। पहले हम कर लेते हैं, सारी स्थिति देख लेते हैं, उसके बाद फिर आप लीतू जी सारे मंत्र बताएगी, पहली पोजीशन और फिर उसका मंत्र। नेक्स्ट है हमारा हस्त उत्तान आसन, यानी कि बैकवर्ड बेंडिंग। इसमें दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाते हुए तानिए। हथेलियां ऊपर की ओर खुली रहें। दोनों भुजाओं को कंधों की सीध में अलग अलग रखिए, ठीक है। पीठ को धनुषाकार बनाते हुए पूरे शरीर को तानिए, स्ट्रेचिंग करिए, यानी कि आराम से जितना संभव हो, जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना है। सिर को पीछे की ओर झुकाइए और पीछे पीठ के ऊपरी भाग के झुकाव के प्रति सजग रहे। श्वास, भुजाओं को ऊपर उठाते समय श्वास को अंदर ले जाना है, यानी कि हमें इनहेल करना है। नेक्स्ट है हमारा पाद हस्तासन, यानी कि फॉरवर्ड बेंडिंग। गतिशीलता बनाए रखते हुए नितंबों से आगे की ओर झुकिए। अपने हाथों को जमीन पर दोनों पैरों की बगल में रखिए और ललाट को घुटने से स्पर्श करने का प्रयास करें। अधिक जोर मत लगाइए, पैर सीधे रखें, है ना। जितना आप धीरे धीरे सहज होकर कर पाए उतना करें, जबरदस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब कार्य हमारे जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतने ही हमारे इफेक्टिव होते जाते हैं। श्वास कैसी रहेगी हमारी? सामने की ओर झुकते हुए श्वास को बाहर छोड़िए, यानी कि एक्सहेल करना है आपको। सावधानियां, जिन व्यक्तियों की पीठ से संबंधित समस्याएं हो वे आगे की ओर पूरा न झुके, यानी कि पूरा नीचे तक न जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए केवल नितंबों से 90 तक झुके, है ना, बहुत नीचे नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा तनाव नहीं डालना है अपनी स्पाइन पर, और बिना किसी तनाव के आराम से जितना झुक सकते हैं उतना झुके। नेक्स्ट है अश्व संचालन। दोनों हाथों को जमीन पर पैरों की अगल बगल में रखें। बाएं घुटने को मोड़े, दाएं पैर को जितना संभव हो पीछे ले जाएं, पीछे की तरफ खोलें, यानी कि, है ना। दाएं पैर पर पंजा व घुटना जमीन को स्पर्श करें। जो पैर हमारा पीछे जा रहा है उसका पंजा और घुटना क्या रहेगा? हमारे जमीन से अटैच, जुड़ा हुआ रहेगा। और श्वास कैसी रहेगी इसमें? सीने को सामने उठाते और पैर को पीछे ले जाते हुए श्वास अंदर भरें।
इनहेल करना है आपको। नेक्स्ट है पर्वत आसन, माउंटेन पोज। हथेलियों को जमीन से सटा लीजिए, बाएं पैर को पीछे दाएं पैर के पास ले आइए, यानी कि अश्व संचालन में दायां पैर पीछे था, उसी के साथ आप अपने बाएं पैर को भी पीछे लेकर जाएं। श्वास बाएं पैर को पीछे ले जाते समय श्वास को छोड़ना है, एक्सेल करें। अष्टांग नमस्कार, घुटनों को नीचे लाते हुए जमीन से सटाइए, फिर नितंबों को ऊपर रखते हुए सीने और ठोड़ी को जमीन से सटाएं। ये ध्यान देने वाली चीजें हैं। अष्टांग आसन में क्या करना है आपको, घुटनों को नीचे लगाना है, यानी कि आपके घुटने जमीन से लगे रहेंगे, आपके पंजे जमीन से लगे होंगे, आपके नितंब ऊपर रहेंगे, सीना और ठुडी को जमीन से लगाएं, सिर्फ हमारा नितंब वाला हिस्सा ऊपर रहेगा। अपनी सजगता को शरीर के मध्य भाग में केंद्रित कीजिए या पीठ की मांसपेशियों पर। श्वास क्या करना है इसमें, इस स्थिति में श्वास को बाहर रोक कर रखिए, श्वास प्रश्वास की क्रिया नहीं होगी, यानी कि एक तरह से बाह्य कुंभक होगा, है ना। नेक्स्ट है हमारा भुजंग आसन। जांघों को भूमि पर टिकाते हुए भुजाओं के सहारे सीने को ऊपर उठाएं, कोहनियों को सीधा रखते हुए पीठ को धनुषाकार बनाएं, यानी कि हमारे जो हाथ है हमारे शोल्डर के पैरेलल रहेंगे, सीना उठा हुआ रहेगा ऊपर की तरफ, जैसे जिससे सांप के समान आकृति बने। पैर और पेट का निचला भाग जमीन पर रहेगा, हमारा पैर भी और हमारा पेट भी। भुजाओं से धड़ को सहारा दें, जब तक रीढ़ की हड्डी में बहुत लचीलापन न हो, यानी कि जब तक हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबल ना हो तब तक भुजाओं को थोड़ा मोड़ कर रखें। इस स्थिति में रीढ़ की हड्डी से निचले छोर पर पड़ने वाले तनाव पर सजगता को बनाए रखें। श्वास धड़ को ऊपर उठाते तथा मेरुदंड को धनुषाकार बनाते समय श्वास को अंदर ले, यानी कि भुजंग आसन में आप इनहेल करेंगे। फिर से स्थिति आएगी हमारी, अब स्थिति इसमें रिपीट होती है। फिर से पर्वतासन में आएंगे, फिर अश्व संचालन में आएंगे, फिर पाद हस्तासन में आएंगे, यानी कि फॉरवर्ड बेंडिंग आएगी हमारी, और हमारा आएगा उसके बाद बैक बेंडिंग हस्त उत्तान आसन, और फिर लास्ट में होगा हमारा प्रणाम आसन। ठीक है, और जो हमारी पहली स्थिति होती, चलिए पहले आप लीतू जी मंत्र बताएं मुझे, उसके यस बाद मैम। आगे बढ़े। हाँ मैम ऐसे तो हमारे सिलेबस में नहीं है सूर्य नहीं, कोई बात आह्वान नहीं। मंत्र। हाँ, आह्वान मंत्र पता होना चाहिए ना। आह्वान मंत्र के साथ मैं बोलती हूँ। हम्म, ओम सदा सावित्री मंडल मध्यवर्ती नारायणं सरसिजन सन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्मय बपगृत शंख चक्र। उसके बाद हम 12 मंत्र का उच्चारण करेंगे 12 स्टेप के साथ, जैसे कि फर्स्ट ओम मित्राय नमः प्रणामासन, हाँ, श्वास आप छोड़ते अगर हुए। आप कोई नोट करना चाहते हैं तो जब लीतू जी बोल रहे हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप थोड़े धीरे बोलिएगा, है ना। ओके मैम, मैं लाउडली बोल रही हूँ। हाँ, लाउडली भी बोले और थोड़ा रुक के बोले, ताकि सब लोग अगर किसी को लिखना है तो वो लिख ले। वैसे तो देखो सब कुछ सभी के पास होता है, लेकिन क्लास में एक कंसंट्रेशन बनी रहती है, हम जुड़ाव हो जाता है हमारा जब हम किसी चीज को नोट डाउन करते हैं, है ना। बताएं लीतू जी, नेक्स्ट मंत्र बताएं आप मुझे। फर्स्ट मैम ओम मित्राय नमः, हम्म सेकेंड ओम रवाय नमः, हम्म थर्ड ओम सूर्याय नमः, फोर्थ में ओम भानवे नमः, फिफ्थ में ओम खगाय नमः, सिक्स में ओम पुष्णे नमः, सेवन ओम हिरण्यगर्भाय नमः, 8 ओम मरीचाय नमः, 9 ओम आदित्याय नमः, 10 ओम सावित्र्यै नमः,
11 ओम अर्काय नमः, 12 ओम भास्कराय नमः। मैम आसनों का नाम भी बोलना था क्या मुझे? 6 से छूट गया। 6 से 6 हाँ। होता है ओम पुष्णे नमः। अष्टांग नमस्कार। हाँ, अष्टांग नमस्कार ओम पुष्णे नमः। 7 में होता है पर्वतासन ओम हिरण्यगर्भाय नमः। फिर रिपीटेड होता है अश्व संचालन का ओम मरीचाय नमः। नंबर 9 ओम आदित्याय नमः। 10 सावित्र्यै नमः। 11 ओम अर्काय नमः। 12 ओम भास्कराय नमः। लास्ट में मैम हम बोलते हैं ओम सावित्री सूर्य नारायणाय नमः। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करते हैं जब लास्ट में ओम आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञं बलं वीर्यं तेजस्वितांच जायते। गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। मैम ये हम लोग ना क्लास में करते हैं और ये एक्चुअली श्वास के गति के साथ भी करते हैं, कभी कभी चक्रास के ऊपर भी ध्यान लगवाते हैं। हाँ, जब आप प्रैक्टिस करते होंगे आसन्स की 12 तो आप जो हमारे चक्रास पर जो आसन इफेक्ट आता है आप उस चक्रास पर अपना ध्यान लेकर जाते होंगे, है ना। जैसे हमारी पहली Yes, स्थिति ma'am. है नमस्कार मुद्रा, जो हमारी स्थिति होती है उस पे हम कौन से चक्र पर अपना ध्यान लेकर आते हैं? मैम आज्ञा अनाहत चक्र, चक्र, आज्ञा चक्र, है ना। आज्ञा चक्र होता है मैम हम लोग। हाँ, माथे के बीच में हम पहली स्थिति में आज्ञा चक्र होता है हमारा, दूसरी स्थिति में विशुद्धि चक्र होता है ना, जो गले के यहाँ सिचुएटेड होता है हमारा। तीसरी स्थिति में होता है हमारा मणिपुर चक्र। मैम जैसे कि हम लोग प्रणाम आसन में अनाहत चक्र के ऊपर लेते हैं। हाँ, लेकिन हमारा जो नमस्कार मुद्रा जब होता है तो हमारा जो दोनों हाथ प्रणाम आसन जो होता है वो चेस्ट के पास आता है, इसीलिए अनाहत चक्र के पास अनाहत जाते हैं। चक्र पे हाथ हमारा आता है, लेकिन हम अपना ध्यान कहाँ लेकर आते हैं जब आह्वान करते हैं सूर्य का? आज्ञा चक्र पर, इसमें है ना। दूसरी स्थिति में हाँ विशुद्धि चक्र। थर्ड स्थिति में मणिपुर चक्र। यस, और फोर्थ में मैम स्वादिष्ठान। आज्ञा चक्र। अच्छा, पांचवी में कौन सा होता है हमारा? मैम पांचवी में जो वो चतुरंग दंडासन होता है जो रिपीटेड आप हाँ, माउंटेन पोज बोलते हैं, नहीं, वो माउंटेन चतुरंग पोज, हाँ, दंडासन पर्वत आसन में जब हम आते हैं। हाँ वो मैम विशुद्धि चक्र। ओके, मतलब मैम ये तो हम भी मतलब मैम के साथ मतलब थोड़ा ये हुआ था बातचीत की नहीं ये वाला चक्र होना चाहिए, तो बोले कि आप अपने हिसाब से चक्रास के ऊपर फोकस कर सकते हो। कर आप सकते देखोगे हैं। हाँ, हाँ किसके ऊपर आपका वो मतलब ध्यान आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। जैसे कि हम लोग चतुरंग दंडासन में आ रहे तो विशुद्धि चक्र के ऊपर हम लोग ध्यान लगा सकते हैं, और अष्टांग नमस्कार जब करते हैं स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर हम ध्यान लगा सकते हैं। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा जो सूर्य नमस्कार होता है वो कैसे काम करता है ना। तो सूर्य नमस्कार में हम अपने सांस और गति का क्या करते हैं? संयोजन करते हैं, है ना। कैसे वर्क करता है सूर्य नमस्कार, इस चीज को जानते हैं। सूर्य नमस्कार में जो हम क्या करते हैं, सांस और गति का संयोजन करते हैं, यानी कि शरीर की ऊर्जा सभी चक्रों से संचारित होती है पूरी तरह से। हमारे जब हम सूर्य नमस्कार की स्थिति में आते हैं, यानी कि सूर्य नमस्कार जब हम पूर्ण करते हैं, तो जैसे अभी चक्रास का नाम भी बताया गया है, तो यानी कि सूर्य नमस्कार में हमारे सातों चक्र, हमारी जो ऊर्जा होती है वो सातों चक्रों में संचारित होती है ना।
एक क्या है, हमारे सांस और गति का संयोजन होता है। शरीर की ऊर्जा, जो हमारी प्राण ऊर्जा है, एनर्जी है, वो सभी चक्रों में संचारित होती है। और नियमित अगर हम इसका प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, तो हमारी जो ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा, वो कभी अवरुद्ध नहीं होती है। और हमारा जो मानसिक और शारीरिक संतुलन है वो हमेशा बना रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा ध्यान, यानी कि मेडिटेशन। लास्ट टॉपिक है ये हमारा। ध्यान का अर्थ है होशपूर्ण जीवन, यानी कि होश में जीना, है ना। ध्यान का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप किसी चीज पे ध्यान लगाएं, है ना। ध्यान का मतलब ये भी है कि आप अपना ध्यान से अपना जीवन यापन करें। जो आप जीवन जी रहे हैं वो ऐसे ही हवा में ना जिए। आप जो कार्य करते हैं, आप वो, आपका ध्यान हो उनके ऊपर, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे ध्यान के अंतर्गत ही आता है, यानी कि अच्छे से अपना जीवन यापन करना, है ना। एक तरह से ध्यान क्या है ना, यानी कि मन को एक बिंदु या विचार या श्वास पर केंद्रित करने की कला को ध्यान कहते हैं। अपने मन को एक बिंदु, एक या श्वास पर, हम कहते हैं ना कि जब हम शवासन में रेस्ट करते हैं या ध्यान में जाते हैं तो अपनी श्वासों पर ध्यान लेकर आए। तो क्या होता है, अपने किसी बिंदु, अपने विचारों पर ध्यान करना, अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करने की कला को ध्यान कहते हैं। यह योग का जो ध्यान है, योग का महत्वपूर्ण अंग है ना, जो पतंजलि के अष्टांग योग में 7वां अंग है ध्यान, है ना। पढ़े है ना आपने, अभी पढ़े हैं अष्टांग योग। यस। तो और ध्यान का उद्देश्य क्या होता है, हमारे मन को वर्तमान में रखना, ना पीछे के बारे में सोचना, ना भविष्य के बारे में सोचना। जो हम अभी लाइफ जी रहे हैं प्रेजेंट में, उस पर हमारे ध्यान को केंद्रित करना, यानी कि हमें वर्तमान में रखना। अनावश्यक विचारों को आने से रोकना। हमारे मस्तिष्क में जो विचार आते रहते हैं जिनकी हमें नीड भी नहीं है, उनको रोकना, विचारों पर कंट्रोल करना। और हमें आत्मज्ञान, मन शांत, आत्मज्ञान और मानसिक शांति प्रदान करना। ये सब क्या है, ध्यान का उद्देश्य होता है ना। अब ध्यान का शाब्दिक अर्थ। ध्यान क्या है, एकाग्रता, मानसिक स्थिरता। संस्कृत शब्द जिसका अर्थ हा धातु से बना है, जिसका अर्थ है सोचना, मनन करना, गहराई से विचार है। ध्यान योग दर्शन के अनुसार तंत्र प्रत्येकतान ध्यानम, जहाँ चित्त को लगाया है उसी में चित्र एकाग्र हो जाए। यानी कि जिस भी काम को आप कर रहे हैं, आपका ध्यान उसी काम में है। भले ही आप किचन में हैं तो आपका ध्यान किचन में एकाग्रता से है। प्रयास रहित अवस्था यहाँ सिर्फ अल्किष्ट वृत्ति ही रहती है। कल्पित सिद्धियों में से ध्यान द्वारा प्राप्ति समाधि की सिद्धि प्राप्त होती है। उन्हीं के कर्म संस्कारों से रहित होते हैं, कैवल्य की प्राप्ति होती है। जिसको जो पसंद हो उसको, उसके ध्यान से भी चित्त स्थिर हो, यानी कि शुद्ध हो जाता है ना। ध्यान देवास्त देव्य द्रव्यतया यावदे यास, यानी कि क्लेशों को क्षीण करने का दूसरा साधन क्या है, ध्यान। जब हमारे मन से क्लेश, ईर्ष्या, ये भावनाएं दूर हो जाती है, क्लेशों की स्थूल वृत्तियां ध्यान द्वारा नाश करने का योग्य है। सांख्य दर्शन के अनुसार ध्यान क्या है, ध्यान निर्विमय मनः, जब हमारे मन में विषय नहीं रहता, यानी कि इंद्रियों के विषय भोगों की चिंता से मुक्त हो जाते हैं, तब ही ध्यान लगता है और मोक्ष के द्वार खुलते हैं। जैन दर्शन के अनुसार प्रेम ध्यान है, प्र प्लस ईशा, यानी कि अच्छी प्रकार से देखना। हर उस हरकत को जो शरीर में मन से जुड़ी हुई है, यानी कि उस पे आप एकाग्र रहे, जो आप कर रहे हैं।
बौद्ध दर्शनानुसार के अनुसार क्या है, श्वास पर ध्यान केंद्रित करना, यानी कि बौद्ध के अनुसार, बौद्ध के दर्शनानुसार ध्यान क्या है, अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना, शरीर के हर अंग पर ध्यान ले जाना। अब है ये घेरंड संहिता अनुसार शारीरिक प्रक्रिया अपनाना। तेजो में ज्योति रूप ब्रह्म चिंतन, ज्योतिर्मय ध्यान, बिंदु में ब्रह्म कुंडली शक्ति का चिंतन और सूक्ष्म ध्यान, है ना। यानी कि सिर्फ ध्यान यही नहीं है कि आप ध्यान में जाएं, यानी कि आप जिस भी कार्य को करते हैं उसमें आप कितना ध्यान लगा रहे हैं। जैसे अभी आप क्लास ले रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आपके कितना ध्यान एकाग्र है, कितने मन से आप सुन रहे हैं, ये भी क्या है, एक ध्यान है ना। और जब आप योग में जब ध्यान करते हैं तो हमेशा कैसे ध्यान करें, आप शांति वाली जगह बैठकर ध्यान करें, है ना। जब आप शांत अवस्था में बैठते हैं तभी आप अपने मन को, अपने विचारों को, अपने श्वासों को देख पाते हैं। हमेशा उस टाइम अपने स्पाइन को सीधा रखें, रीढ़ आपकी सीधी रहे, आंखें बंद रहे और आपके जो श्वास है वो ध्यान पर केंद्रित रहे, ठीक है। और यदि आपके मन में विचार आते हैं उनको आने दे, वो भी धीरे धीरे। आप एकदम से जब ध्यान में बैठते हैं तो ऐसा नहीं है ये मन है एक जगह से दूसरी जगह पर जाता रहता है, तो उन्हें रोकने के लिए कि मुझे अपना विचार नहीं आने देने हैं, उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, क्योंकि ये आपकी प्रथम सीढ़ी है, पहला स्टेप है। धीरे धीरे आप इसमें निपुण हो जाते हैं। तो यदि कोई विचार आपके मन में आते हैं तो उसको आने दे, है ना। बस आप अपने अपने श्वासों को देखने की कोशिश करें, है ना। जिस भी कार्य को आप करते हैं उसे ध्यान पूर्वक करें, वर्तमान में जिए। कभी अपना आपका फ्यूचर क्या है या पास्ट हमारा क्या रह चुका है, हमने किसे क्या कहा, किसी ने हमें क्या कहा, इन सब चीजों को भी अपने मन से निकालना और वर्तमान में जीना, ये भी क्या है, ध्यान है। यानी कि अपने जीवन यापन, अपनी जीवन शैली को अच्छे से जीना, ये भी क्या है, ध्यान ही है। क्योंकि सब लोग जीवन यापन कर रहे हैं, फैमिली वाले है, हमें नेचर ने जैसे हमें दिया है, हम कोई साधु संत नहीं है ना, हमें साथ साथ अपनी गृहस्थी भी देखनी है। तो हम सिर्फ यही नहीं कि हमें सिर्फ वो वाला ही ध्यान लगाना है, समाधि ध्यान में जाएं, समाधि लगाएं। हमें, अगर हम अपने जीवन यापन कर रहे हैं, अपने बच्चों का कोई कार्य कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो यानी कि आप यदि अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उस टाइम सिर्फ बच्चों को ही पढ़ाएं, है ना। ये नहीं कि आपके मन में और विचार आते रहे, अभी ये भी करना है, अभी ये भी करना है। तो अपना जो जीवन यापन आप कर रहे हैं, जीवन शैली जो जी रहे हैं, उसमें आप कितने सहज है, कितने एकाग्रता से उस काम को कर रहे हैं, ये भी क्या है, एक ध्यान ही है, ठीक है। तो आई होप आपको जितना मैंने कराया है, जितना आपका सिलेबस था, आपको सब क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यदि है तो आप बता सकते हैं। और ध्यान से, ये नहीं कि सिर्फ ध्यान से हमारा जो स्ट्रेस तो कम होता ही होता है, जैसे जैसे हमारा तनाव कम होता है, हमारे जो शरीर में निपुणता आती है, एक तरह से स्वस्थ होता है हमारे रक्तचाप को नियंत्रित करता है सिर्फ ध्यान। क्योंकि श्वासें कंट्रोल होती है, नियंत्रित होती है। हम अगर, हमारी नींद बेहतर होती है, ध्यान से हमारी नींद बेहतर होती है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है उनको सजेस्ट किया जाता है कि सोने से पहले कुछ मिनट के लिए ध्यान में जाएं। ध्यान मतलब अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें, है ना। हमारे जो हॉर्मोन्स होते हैं उनका असंतुलन, मतलब बिगड़ जाते हैं, असंतुलन हो जाता है हमारे शरीर में, उनको बैलेंस करता है ध्यान, एकमात्र ध्यान, है ना। तो इस तरह से ध्यान में बहुत शक्ति होती है, हमें तनाव से, भय से, हमें हमारा गुस्सा, एंजाइटी, इन सब को कम करता है। और जब आप योग में आ ही गए हैं तो आप खुद भी देखते होंगे कि आप में कितने परिवर्तन आ जाते हैं, है ना। पहले आप क्या थे और अब आप क्या हो गए हैं, आपकी जीवन शैली, जीने का तरीका बदल जाता है, आप एकाग्र हो जाते हैं,
धैर्य आ जाता है, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, एक तरह से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, विवेक बढ़ता है, आपका जो चित्त है वो शुद्ध हो जाता है ना। तो आपका कैसा रहा आपका क्लास आज का? पूरी क्लास जो आपकी थी सब अच्छी थी, आपको सब क्लियर हुआ, समझ में आया? जी यस मैम, मैम। है ना। ये लास्ट क्लास थी आज हमारी। अगर हमारा सिलेबस कुछ बचता तो मैं सर से बोलती कि क्लास ले लेते हैं। आई होप सब कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर होगा। जी मैम। नेक्स्ट क्लास की नीड नहीं है शायद, है ना। मैम। चलिए ठीक है, फिर आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति के साथ अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। 3 बार ओम और 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले कमर गर्दन सीधी करके बैठे और लंबी गहरी सांस लेंगे। 3 से 4 बार लंबी गहरी सांस लें। 9 से इनहेल और 9 से ही एक्सहेल करें। ओम। 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 शांति शांति शांति। दोनों हाथों को अच्छे से रब करें, खूब अच्छे से अपनी हथेलियां रब करें। अपनी आंखों को ढके और इस ऊर्जा को, पॉजिटिव एनर्जी को अपनी आंखों के थ्रू अपने भीतर प्रवेश होता हुआ फील करें।